हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट आई एम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एलआर का एक पजल जो कि अरेंजमेंट पे बेस्ड है। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो हो गया नॉर्मल मेथड और दूसरा है मैट्रिक्स मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल मेथड से इसे कैसे अप्रोच करना है ये देखेंगे। फ्यूचर में कोई और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है और मैट्रिक्स मेथड से आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना था। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, देर आर 5 बॉयज इन अ सर्टेन स्कूल, और इनका नाम यहाँ तक हमें बताया गया है। फिर इन्होंने कहा है कि ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट्स अ स्कूल इन द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ तक। फिर उसके बाद उन्होंने एज का इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद उन्होंने दिया है कि कौन कौन से कोच इन्हें ट्रेन करते हैं। इतना पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे टेबल में कोई डेटा एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री करने से पहले आपको पहले इन पर्टिकुलर कंडीशंस को पढ़ना होगा। पढ़ के आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से फील्ड में ज़्यादा डेटा दी गई है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है श्याम, यहाँ पे है जॉन, यहाँ पे है राम, फिर यहाँ पे है अशोक। ठीक है, ये सारे बच्चों के नाम हैं। तो चार कंडीशंस यहाँ पे डायरेक्टली हमें बच्चों के बेसिस पे दी गई हैं। तो इसके बेसिस पे हम पहला कॉलम हमारा नेम होगा डायरेक्टली। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखो, आपको कंप्लीटली नेम लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं राम को आर लिखूंगा, श्याम को एस, अशोक को ए, जॉन को जे, फिर चरित को सी। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला मेन कॉलम होता है। इस कॉलम को आप जो पर्टिकुलर डेटा दी गई है उसके हिसाब से लिख लेते हो। इसके बाद देखो, हमें इन्होंने बताया था कि कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं ये लोग, तो सेकंड कॉलम हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड होगा। उसके बाद एज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो नेक्स्ट कॉलम एज रिलेटेड होगा। लास्टली यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कोच के बारे में, तो यहाँ पे कोच का कॉलम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितना भी डेटा दिया गया हो, इस डेटा को आपको हमेशा पेपर में लिखना है, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्क्रीन पे आपको देखना होगा, उसके बाद आपको पेपर में या रफ शीट में इसे लिखना होगा। अच्छा यही होगा कि जितना भी डेटा दी गई हो उस डेटा को आप कोई भी एक शॉर्ट फॉर्म में अपने पेपर में लिख लें, ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे नेम्स ऑलरेडी लिख ली है। तो आगे के हमसे क्या दिया है, स्पोर्ट्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, क्रिकेट को मैं यहाँ पे सीके लिखूंगा, फिर है टेबल टेनिस, उसके बाद है बास्केटबॉल, फिर है लॉन टेनिस, फाइनली हमें यहाँ पे फुटबॉल दिया गया है। ये हो गया स्पोर्ट्स के बारे में। फिर है इनका एज का इंफॉर्मेशन, वो है 11, 12, 13, 14 और 15। इसके बाद देखो, हमें कोच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे कोच के नाम और कुछ बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, इसलिए मैं कोच के नाम पे आगे एम लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर पीटर है, तो इनको मैं यहाँ पे एम पी मान लूंगा। सिमिलरली मिस्टर राजू को एम आर, फिर नेहरा को एम एन, झा को एम जे, और यहाँ पे अब्दुल को एम ए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस एंटायर पैराग्राफ में जितनी भी डेटा दी गई थी उस सारे डेटा को मैंने इन 3 लाइन में लिख लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, और अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है तो उस वैल्यू को हम फिल करेंगे, अगर नहीं दी गई है तो उसको हम साइड में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, शाम प्लेस फुटबॉल। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पे शाम फुटबॉल खेलता है। एक बार जब आप इंफॉर्मेशन को एंट्री कर लेते हो तो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऊपर जो डेटा दी गई है वहां से हटा देना है। तो यहाँ पे फुटबॉल फिल हो चुका है। आगे क्या है, नीदर राजू नॉर नेहरा आर हिज कोच। तो यहाँ पे देखो, एस को दो लोग कोच नहीं कर सकते हैं, वो है एम आर और एम एन। तो वो लोग कोच नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी सिंबल बना सकते हो। ठीक है, तो हमने कंप्लीटली इस पहला वाला कंडीशन को यूज कर लिया है। अब आगे क्या है, जॉन इज नीदर द ओल्डेस्ट नॉर द यंगेस्ट। तो जॉन यहाँ पे है, जॉन इज नीदर द यंगेस्ट। यंगेस्ट का वैल्यू कितना है, 11 है।
तो ये 11 भी नहीं हो सकता, नॉर इज ही द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट यहाँ पे 15 ईयर्स का है, तो ये दोनों वैल्यूज जॉन के नहीं हो सकते हैं। फिर हमें क्या बताया है, ही प्लेज लॉन टेनिस, तो यहाँ पे जॉन लॉन टेनिस खेलता है, ये हमें बताया गया है। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन कंप्लीट हो गया है। थर्ड देखो, राम्स कोच इज मिस्टर झा, तो राम का कोच यहाँ पे मिस्टर झा है, तो यहाँ पे एमजे लिखूंगा मैंने एमजे यहाँ पे एंट्री कर ली है, तो एमजे को यहाँ से हटाओ। फिर हमने एलटी को भी एंट्री कर लिया है, तो एलटी को भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो हमने थर्ड कंडीशन को भी कंप्लीटली यूज कर लिया है। आगे क्या है, द 13 ईयर ओल्ड प्लेज क्रिकेट, तो ईयर के बारे में तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल नहीं की है, तो फोर्थ को यहाँ पे कहीं अलग से लिख लो। 13 ईयर वाला जो बंदा है वो क्रिकेट खेलता है, तो ये एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ब्लॉक में लिख लिया है, तो यहाँ से इसे भी हटा देना। आगे क्या है, अशोक्स एज इज द एवरेज ऑफ श्याम एंड जॉन, तो यहाँ पे कुछ एवरेज के बारे में बात की गई है और मुझे एज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इस वाले कंडीशन को हम एज ऑफ नाउ होल्ड पे रखेंगे। आगे क्या है, द यंगेस्ट बॉय प्लेज टेबल टेनिस, देखो यंगेस्ट के बारे में बात चल रही है, तो यंगेस्ट का वैल्यू कितना है, 11 है, और ये 11 ईयर्स वाला बंदा यहाँ पे टेबल टेनिस खेलता है। ठीक है, आगे क्या है, चरित प्लेज बास्केटबॉल, तो चरित के बारे में इन्होंने बताया कि ये बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल को वैल्यू से हटा दो। फिर क्या है, इस कंडीशन को भी हमने कंप्लीटली यूज कर लिया है। आगे क्या है, मिस्टर पीटर एंड मिस्टर राजू आर द कोचेस फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, तो हमसे इन्होंने क्या कहा है कि पीटर और राजू दो ऐसे कोचेस हैं जो फुटबॉल या तो क्रिकेट सिखाएंगे। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, या तो ये फुटबॉल सिखाएंगे या तो क्रिकेट, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये वाला एक सेपरेट इंफॉर्मेशन ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पे इस ब्लॉक को भी मैंने यूज करके यहाँ पे लिख लिया है, तो डायरेक्टली मैं इसको रेफर करूंगा आपसे। अब लास्ट में देखो क्या है, द सेकेंड ओल्डेस्ट बॉय प्लेज लॉन टेनिस, देखो यहाँ पे सेकेंड ओल्डेस्ट कहा गया है, हमारे ग्रुप में ओल्डेस्ट है 15 ईयर्स का, और सेकेंड ओल्डेस्ट हो जाएगा 14 का, और जो 14 ईयर्स ओल्ड का है वो खेलता है लॉन टेनिस। ठीक है, आगे क्या है, एंड इज नॉट कोच्ड बाय मिस्टर नेहरा, तो ये जो 14 ईयर्स का है यहाँ पे इसको मिस्टर नेहरा कोच नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी कंडीशंस यूज कर ली है, बचा है सिर्फ फिफ्थ कंडीशन, वो हम देखेंगे बाद में कैसे यूज में आएगा। ठीक है, अब देखो जब भी आप कंडीशंस को पढ़ के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, आपको हमेशा टेबल की तरफ मुड़ना है। टेबल की तरफ जाने के बाद आपको देखना होगा कि कौन से एग्जैक्ट वैल्यूज को आपने फिल किए। जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज को देखोगे, एग्जैक्ट वैल्यू में से कौन से कंडीशंस यहाँ पे दी गई है आपको क्रॉस चेक करना है। सपोज देखो यहाँ पे हमने लॉन टेनिस के बारे में देखा है, आपको कंडीशंस में देखना होगा कि लॉन टेनिस कहीं पे आया है क्या। जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे लॉन टेनिस आया है, तो क्या है, लॉन टेनिस इज इक्वल टू 14 लिखा है, तो जो भी लॉन टेनिस खेलता होगा उसका एज हमें 14 दिया गया है। देखो हमने एज एंट्री कर ली है, तो ये दो एज का हमें कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे इस एज को हटा दो यहाँ से। आगे क्या है, यहाँ पे लॉन टेनिस जो खेलता है उसे नेहरा कोच नहीं कर सकता, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पे नेहरा लिख लो, तो इस कंडीशन को हमने कंप्लीटली यूज यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, एलटी तो हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे बास्केटबॉल में कहीं कंडीशंस दी गई है क्या, तो यहाँ पे कहीं पे भी बास्केटबॉल नहीं लिखा है। फिर 14 के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एमजे के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर जब आप देखोगे तो यहाँ पे फुटबॉल लिखा है और यहाँ पे फुटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे देखो फुटबॉल को एमपी या एमआर ही कोच करा सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस कंडीशन में चेक करोगे तो यहाँ पे एमआर इज नॉट पॉसिबल लिखा गया है, अगर एमआर नहीं हो सकता तो यहाँ पे एमपी को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस जगह पे एमपी फिल हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन कंप्लीटली यूज कर लिया हमने, तो इसको हटा देना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एफबी जो फुटबॉल है उस फुटबॉल को यहाँ पे एमपी सिखा रहा है, तो इन दोनों को हटा दो, तो क्लियरली हमें पता चलेगा कि एमआर जो होगा वही क्रिकेट को सिखाएगा। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो क्रिकेट यहाँ पे भी मेंशन्ड है,
तो क्रिकेट का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 13 दिया गया है। तो यहाँ से इस कंडीशन को हटाओ तो ये वाला पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, 3 वैल्यूज का एक ब्लॉक बन जाता है। अब आपको देखो 3 वैल्यूज को आप डायरेक्टली कहाँ पे एंट्री कर सकते हो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक वैल्यू एंटर्ड है तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 एंटर्ड है तो यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे भी एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री है, तो इन कहीं पे भी आप डायरेक्टली तीनों वैल्यूज को एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ टेबल में एक ही जगह ऐसी बची है जहां पे आप तीनों वैल्यूज को एंट्री कर सकते हो। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे ए स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलता है और इसका वैल्यू 13 होगा और इसे MR कोच करता होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को यूज कर लिए हैं और MR इज इक्वल टू CK को भी हमने यूज कर लिया था। देखो हमने इतने कंडीशन से इतने सारे डेटा को ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन हमारे पास बची है, 11 इज इक्वल टू TT। देखो 11 इज इक्वल टू TT सिर्फ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 इसका एज है, TT यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो हमने जितने भी एग्जैक्ट कंडीशंस दिए गए थे सारे एग्जैक्ट कंडीशंस को हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखो MN को हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं और MN यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो MN नहीं आ सकता, यहाँ पे तो डायरेक्टली दिया गया है कि MN नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, MN के पास सिर्फ एक ही जगह बचेगी, वो होगी A। तो हमने यहाँ पे MN को फिलअप कर लिया है। देखो MJ फिलअप हो चुका है, MP फिलअप हो चुका है, MR फिलअप हो चुका है और बचा है यहाँ पे MA। तो यहाँ पे इसे MA को यहाँ पे एंट्री कर देना और यहाँ पे MA भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एज में देखो हमने क्या किया है, एज में 11 एंट्री हो चुकी है, 13 एंट्री हो चुकी है, 14 एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और हमने देखा स्पोर्ट्स में सारे कंडीशंस को यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ एज अभी फिल करना बचा है। अब देखो यहाँ पे हमने जो 5th कंडीशन छोड़ दिए थे उस 5th कंडीशन को यहाँ पे हम उसे यूज कर सकते हैं। देखो 5th कंडीशन में क्या दिया है, अशोक का जो एज होगा दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ श्याम एंड जॉन। तो ऐसे में लिख सकता हूं कि एवरेज जो भी आएगा दैट इज नथिंग बट श्याम और जॉन का एवरेज होगा। S प्लस जे इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 ऐसे में लिख सकता हूं। देखो एवरेज एज जो है यही एज अशोक का है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अब। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, A का एज मुझे पता है 13 है तो यहाँ पे 13 आएगा। S का एज मुझे पता नहीं है तो S लिखो यहाँ पे। J का एज मुझे पता है 14 डिवाइडेड बाई 2 होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 26 आएगा, S प्लस ये वाला 14 है। अब S का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S का वैल्यू आपको 12 एंट्री करनी होगी। 11 12 13 14 हो चुका है और फाइनली जो बचेगा उसका वैल्यू है 15। हमने यहाँ पे कंप्लीटली इस पजल को अब सॉल्व कर लिया है। ठीक है, होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला इस वीडियो से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।